नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं जाने माने पत्रकार, लेखक, मनीषी चिंतक और मार्मिक के पूर्व संपादक भाव तोरसेकर। भाव, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाव, दिल्ली के इस किसान आंदोलन का 19वां दिन है। इस बीच प्रधानमंत्री के पुतले भी फूंके गए, भारत बंद का आह्वान भी किया गया। इससे पहले 2 महीने तक पंजाब में रेलवे ट्रैक रोका गया। जो टोल प्लाजा हैं उनको फ्री करने की बात कही इन्होंने, कुछ जगह किया भी, जाम भी लगाने की बात कर रहे हैं। बहुत कुछ हो गया है इन 19 दिनों में। और इससे पहले जो 2 महीने वहाँ रेलवे ट्रैक रोका गया पंजाब में, क्या इसी तरीके से समस्याओं का समाधान होगा किसानों की? नहीं, करना है तो करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, ये सब बर्खास्त ही किया जाएगा। उसकी क्या जरूरत है? अगर पार्लियामेंट कुछ पास करता है, हम बोलेंगे ना, हमको नहीं चाहिए, और रास्ते पर आ गए, तो आज ये आ गए, कल और कोई आएगा। कल कोई 70 साल से ये कानून वापस लो, वो कानून वापस लो, ये चल रहा है, लेकिन इस ढंग से नहीं हुआ था। ये ठीक है, लोग तो नहीं मानेंगे। अभी 1% भी लोग ऐसे नहीं हो गए कि जो इसके खिलाफ हो। तो इस ढंग से पार्लियामेंट डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। और एक बात बोल दो कि ये जो तरीका बनाया गया है वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको अगर इसके खिलाफ जाना है तो मेरा ख्याल है कल बीकेयू सुप्रीम कोर्ट गई है, तो ये पहले जाना चाहिए था, 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने मैं तो मानता हूं कि जो अध्यादेश जारी हुआ था उसी समय जाना था ना, उसको तो 4-6 महीने होने को आए। सही। तब तो कोई उठा नहीं था, बल्कि बिगर बीजेपी राज्य जो है वही की सरकारों ने भी अध्यादेश जारी कर दिया था। बाद में इनको ध्यान में आया गया कि इसको पॉलिटिकल इशू बना सकते हैं, तो ये पॉलिटिक्स से चलता रहेगा। अगर इस पर देखिए, अब दोनों तरफ से एक मामला है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पीछे कैसे ले ले, और गवर्नमेंट तो ये पीछे नहीं लेगी, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट ने पीछे ले लिया तो मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क बचता है? स्ट्रांग लीडर आपको अगर 8 लोकसभा के बाद दोबारा आपको मेजोरिटी दी है, तो आप स्ट्रांग लीडर है इसके लिए दिए, तो मोदी तो इससे पीछे नहीं हट सकते। तो अगर हटना है तो किसान आंदोलन को हटना पड़ेगा, और वो हटना भी स्वाभाविक है कि ये तो 1-1.5 राज्य के कुछ लोग हैं जो किसान असल में है नहीं। देश के 5% भी, 4% भी किसान नहीं हो गए इसमें। तो अगर 5% के लिए 95% लोग जो है उनका अगर कहना माना नहीं जाएगा तो डेमोक्रेसी बचती कहाँ है? हाँ, और तरीके हथखड़ और अपनाए जाएंगे। कभी टोल फ्री बोला जाएगा, ये बोला जाएगा, वो जो बोला जाएगा। ये आंदोलन का मामला अब मानो कि केजरीवाल जैसा बन गया। आपको याद होगा केजरीवाल उस समय कोर्ट में भी, कोर्ट कौन है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, गडकरी को पकड़ो, ऐसा बोलते थे। आखिर में उन्होंने कोर्ट में ही माफीनामा लिख के दिया था जब केस चली तब। बिल्कुल। तो ये तो चलता रहेगा, डेमोक्रेसी में ये होता है। लेकिन इतना देखिए, अमेरिका में यही चालू है, हर डेमोक्रेसी में ये चालू है। इसका मतलब ये पूरी दुनिया में एक एंटी डेमोक्रेसी षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा मुझे शायद लग रहा है। और भाव, कैसे कैसे चेहरे अब सामने आना शुरू हो गए हैं, जिनका खेती से, किसानी से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका में हमारे दूतावास के सामने गांधी जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करना, वहां खालिस्तानी झंडा लहराना, लंदन में हमारे दूतावास के खिलाफ खड़े होकर के बहुत उग्र नारेबाजी करना, और कनाडा में भी इसी तरह के प्रदर्शन, वहां से इनके लिए इमदाद भेजना, तरह तरह की चीजें हो रही हैं। यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर जिस तरीके से शर्जील इमाम, उमर खालिद के पोस्टर लहराए गए,
और उनके रिहाई की मांग की गई। ये सब चीजें क्या है? ये किसान आंदोलन से इन सब चीजों का क्या लेना देना है? नहीं, वो तो होता है। देखिए, बाढ़ जब आती है, हमने देखा है अपनी जिंदगी में, आपने देखा है और दुनिया के हर आदमी ने देखा है, इंसान ने देखा है कि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारा कचरा लेकर आती है ना। जी। तो पानी जब रुक जाता है तब जाके कचरा नीचे बैठ जाता है, अच्छा पानी दिखाई देने लगता है। तो ये समझो आंदोलन की अभी बाढ़ है, थोड़े और दिन जाने दो, ये पानी में कचरा है वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये जिनको लगता है कि बाढ़ में अपना भी हाथ धो के ले लो, तो वो तो आ जाएंगे ना। और यही लोग तो शाहीन बाग में आपको दिखाई दिए थे, यही जेएनयू में दिखाई गए थे, उसमें कोई नई बात है नहीं, ये तो चलेगा। क्योंकि इनका प्रॉब्लम किसान आंदोलन, शाहीन बाग, 370, सीए, इससे है ही नहीं। इनका आंदोलन मोदी के खिलाफ है, बस मोदी करेगा इसलिए गलत है। यही अगर इन्होंने किया होता, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में था, ये चर्चा कर रहे थे यूपीए के दरमियान, इनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हर चीफ मिनिस्टर को इसी बारे में खत लिखता था। तो अब क्या हो गया? तो किया किसने? हमारे मराठी में एक कहावत है, नावडतीचं अळणी। इसका मतलब ये है कि जो, यानी पुराने जमाने में बोलते थे राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, तो एक उसकी खास लाडली होती थी और बाकी की तो नहीं होती थी। तो बाकी की रानी अगर नमक भी डाले तो राजा बोलेगा कि अरे इसमें नमक नहीं डाला है। तो इनके लिए मोदी नावड़ती है ना, कि लाडली नहीं है, तो इसका नमक भी खारा लगेगा नहीं, नमकीन लगेगा नहीं। भाव दो चित्र पिछले दिनों देखने को मिले हैं। एक तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव गृह मंत्री से मिले हैं, प्रधानमंत्री से मिले हैं, उनको शॉल ओढ़ा करके एक तरीके से सम्मानित किया है। और वो करीब करीब 65 डिग्री के अंश पर झुके हुए थे, हाथ जोड़ करके दोनों नेताओं के सामने। और दूसरा चित्र देखने को मिला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले दिनों गृह मंत्री से आकर के मिले, उनके कुछ बयान भी सामने आए। पंजाब की इकोनॉमी डूब रही है, प्रभावित हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। ये दो चित्र, ये दो मिलन, एक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का, एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर का, ये क्या कहानी बयान करते हैं भाव? जिन्होंने शुरू किया तो उनको पता नहीं था ना। एक ये जो कहानी, मेरा ख्याल पंचतंत्र या कहीं कहानी है, वो बंदर जो होता है वो काटा हुआ जो लकड़ी है उसके सामने बैठ जाता है और उसमें एक कुट्टी मारी हुई है वो निकाल लेता है, तो उसकी धुन उसमें अटक जाती है। तो चंद्रशेखर राव हो या अमरिंदर सिंह हो, उनकी हालत ये हो, उनकी धुन अटकी है। अभी देखिए कि चंद्रशेखर राव जो 99 से लेकर 55 तक नीचे आए हैं, तो उन्होंने पहली स्लोगन दी कि हमारा एमआईएम से कोई रिश्ता नहीं है और रहेगा नहीं। इसकी क्या जरूरत थी? आज तक तो 5-6 साल से आप उनके साथ गले मिले हुए, दुनिया जानती है। तो अचानक क्या हो गया? तो 44 सीटें वहां से यहां हो गई, तो इनका सेक्युलरिज्म डगमगाने लगा। ठीक वही तो बात अमरिंदर सिंह की। देखिए, किसान कानून के खिलाफ सबसे पहले घोषणा अमरिंदर सिंह ने की थी कि हम यहां लागू नहीं करेंगे। तो तब इनको पता नहीं था कि भाई ये इतना कुछ हो जाएगा आगे चलकर, तो आपकी अर्थव्यवस्था पंजाब की चरमरा जाएगी। आप चीफ मिनिस्टर हो, आपको वहां की इकोनॉमी मालूम है जो किसानी पर है, तो आपने ही शुरू किया है और आज भी दिखाई देते वहां कौन है। और दूसरी बात यह है कि आपको याद रहेगा कि जब पंजाब का चुनाव था 3-3.5 साल पहले, तो बहुत सारे कनाडा से सिख जो खलिस्तानी माने जाते, वो पैसा लेकर आए थे इनको हराने के लिए। और ये जब कनाडा
कनाडा में भेंट देने वाले थे तो इनको वहां से भगाया गया था। जब कनाडा के लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे किसानी में, तब जाके इनको अकल आई कि मैंने कुछ गलत किया है। इसलिए उसके बाद कनाडा की रिएक्शन जो आई है, उसके बाद अमरिंदर सिंह दिल्ली आए, उसके पहले नहीं आए। आंदोलन तो पंजाब में मर्यादित था ना, हरियाणा में नहीं था, दिल्ली में कुछ नहीं था। यानी उसको स्पॉन्सर ही अमरिंदर सिंह ने किया था। लेकिन अब पता चल रहा है कि धूम अपनी अटक गई। जो उस लकड़ी से खूंट निकाला गया, तब धूम किसकी अटकी है? वहां चंद्रशेखर राव की अटके या अमरिंदर सिंह की अटके? अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई एक तो बात क्लियर है कि जो छोटा किसान है उसके लिए ये बात फायदेमंद है। जो बड़े किसान है, अभी देखो आप अगर दिल्ली में बैठे हुए जो ट्रैक्टर वगैरह लेके आए हैं, पूरा 2 महीने के लिए राशन लेके आए हैं, वो तो अपने मजदूर लेके वहां आए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर प्रोटेस्टर करके दिखाया जा रहा है, तो वो सब वो है। तो लेकिन छोटा किसान जो है इनसे अलग है, इनसे अलग है। और छोटा किसान वो है जो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया था। उसके पहले वही आम आदमी के पहले यही जो छोटा किसान है, जो दलित किसान भी, दलित सिख भी बोले जाते हैं वहां के, वो तो सीपीएम के साथ, बीएसपी के साथ भी थे, अकालियों के साथ नहीं थे, ना तो कांग्रेस के साथ थे। वो जो है वो अपने अपने हाथ से निकल जाएंगे, ये डर हर एक को, केजरीवाल को भी सता रहा है, अमरिंदर सिंह को भी सता रहा है। तो इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में है, मैं किधर जाऊं, ऐसी हालत इनकी बन गई है। क्योंकि देखिए, कोई भी बात आप करें तो मैं हमेशा मानता हूं कि राजनीति में आपकी विचारधारा है, मेरी नहीं है। मैं तो राजकीय पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। मैं, आप अगर गलती करते हो तो आपको बोलूंगा भाई इसमें आपका नुकसान है, आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। तो आपको दिखेगा कि 2 दिन के लिए सुर्खियां बटोरेंगे आप, लेकिन आगे चलकर अगर आपको नुकसान होने वाला है। मैं एक बात और, ये जो अमरिंदर सिंह का मामला है या ये सब सोकॉल्ड सेक्युलर है इनका मामला है, ये एक बात भूल गए कि हनुमान जिनको मानते हैं, मारुति हनुमान जी। जब वो श्रीलंका गए थे सीता माँ को कुछ मैसेज देने, तो उनको पकड़ा। अब इनको लगा कि ये बंदर है, उसकी धूम को बहुत सारा कपड़ा लपेटा गया और जलाया गया। और वो धूम जलती है इसलिए यहां वहां से जंप करने लगा, तब जाके पूरी लंका जला दी उसने। तो जलाते वक्त सोचना चाहिए कि भाई ये तो बंदर जैसा है, ये तो कहां भी जाके जाएगा, ऊंची ऊंची इमारतों पर जाएगा तो सब जला देगा। ये उस वक्त सोचना चाहिए था। लेकिन चिल्लम चिल्ली कब हुई? जब लंका दहन शुरू हो गया। तो ये समझना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं, आग से खेल रहे हो बोलते हैं, तो आग से पहले शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की? आप देखिए, जो बंदर ही था, हनुमान बंदर ही है, लेकिन हम उसको भगवान मानते हैं, तब तक वो भगवान रहता है। आप अगर उसको बंदर माने तो बंदर जैसा बर्ताव करेगा, सही। क्योंकि आपने उसको बंदर बनाया, हमने तो भगवान माना है। अगर आपने ये जो शुरू किया आंदोलन 2 महीने पहले, अगर हाथरस नहीं होता तो ये सब तमाशा 2 महीने पहले ही हो जाता था। बिल्कुल। राहुल गांधी प्रियंका जब हाथरस के मामले में चले गए तो कांग्रेस इससे हट गई, अमरिंदर के पीछे खड़ी थी, वो हाथरस में चली गई और 2 महीने तो उसमें निकल गए। तो शुरुआत अगर अमरिंदर सिंह ने की है तो उनको ही शरण जाना पड़ेगा कि भाई बस करो, बस करो। उनके ही हाथ में, दिल्ली में बैठे मोदी और ये क्या करेंगे? हाँ, केजरीवाल को जाके, सिसोदिया को जाके बैठने दो, क्योंकि दिल्ली के लोगों की हालत, उनको सब्जी नहीं, दूध नहीं है, तो उसका सब व्यवस्था करना ये तो दिल्ली सरकार का काम है। अगर यही जाके भूख हड़ताल पर बैठ गए तो लोग मानेंगे कि इनको भूखा रहना इसलिए हमको भी भूखे मार रहे।
देखो, वोट बैंक जो होती है ना, वोट बैंक होती है, वोट बैंक के लिए जब आप पॉलिटिक्स करते हो तो उसके जो दुष्परिणाम है उसका भी सामना करना पड़ेगा। भाऊ, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता की इतनी चिंता नहीं है जितनी 2022 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव की चिंता है। और इसीलिए बिल्कुल नहीं, वो ये पहले अब से भी। इसीलिए वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से अब जबानजोरी भी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो उस वक्त भी था ना, 2017 के चुनाव में भी वही था। इन्होंने कम से कम 500 करोड़ रुपए तो दिल्ली के नागरिकों का पंजाब के ऐड के लिए खर्चा किया था, याद होगा आपको, 500 करोड़ रुपए खर्चा किया था। बिल्कुल। और ये खुद चीफ मिनिस्टर ही बनने की तैयारी में थे पंजाब के लिए। जी जी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ गए तब, लेकिन उनके पीछे जो क्लास गया है वो कौन सा गया है? वो जो दलित सिख है, जो अकाली और हाई क्लास उच्च वर्णीय सिख जो है, उनसे पिछड़े हुए सिख जो है, वो ये तो पहले सीपीएम के साथ भी थे, बीएसपी के था। मेरा ख्याल है काशीराम तो वहीं से तो लोकसभा में चुन कर आए थे ना, 91 में। जी जी। तो वो वोट बैंक है। पिछड़े सिख जो है वो एक बड़ा तबका है वहां का वोट बैंक का। उसको लुभाने की कोशिश हर एक पार्टी जो है अपनी तरह से करती है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली बचाए या पंजाब बचाए, क्योंकि आज भी 2 नंबर की पार्टी असेंबली में आम आदमी पार्टी है। कम से कम सही। उनका जो वजूद है वो रखना है उनको। और भाव, राजस्थान के जो अभी चुनाव पंचायत समितियों के रिजल्ट आए हैं, जिला परिषद के सदस्यों के रिजल्ट आए हैं। अब अगर पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव हुए हैं, तो वो तो पूरी तरीके से किसानों ने वोटिंग की है, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने वोटिंग की है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम सीटें मिली हैं, कांग्रेस बिल्कुल। पिछड़ गई है। तो क्या इससे ये इंगित नहीं होता है कि किसान या ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के ही साथ खड़े हुए हैं? इसका मतलब नहीं, ये वो भी किसान निकलता है। कानून के साथ खड़े हुए, आप समझ लो। बिल, मैं नहीं बिल्कुल मानता कि बिल्कुल। बीजेपी के साथ खड़े हो गए, वो किसान कानून के साथ खड़े हो गए क्योंकि वो ग्रामीण है। आज तक की परंपरा हम राजस्थान की देखें कि जो 2 साल पहले, 3 साल पहले, ये तो 2 साल पहले की बात है, 18 के दिसंबर में, आज 20 का दिसंबर चालू है, 18 के दिसंबर तो वहां का असेंबली चुनाव हुआ था और 125 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। जी और कम से कम पिछले 30 साल की ये परंपरा है कि जो असेंबली जीतता है वो 2 साल बाद सबसे ज्यादा पंचायतें और जिला परिषद जीता है। तो इस समय उलटफेर हो गया है कि असेंबली में जीते है कांग्रेस और जिला परिषद पंचायत में जीत रही है बीजेपी। ये क्या और मामला है? लोग तो और ये लोकसभा भी बीजेपी, बीजेपी। हाँ, नहीं नहीं, मैं बीजेपी के लिए नहीं मानता, ये किसान कानून के लिए मिला हुआ वोट है। जी ये जी। किसान कानून को मिला हुआ वोट है, यानी कि ये किसान आंदोलन के खिलाफ का वोट है। और जबकि कांग्रेस किसान आंदोलन के साथ खड़ी हो गई है, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ है। और मेरा ख्याल है वहां के कुछ बीटी भी ऐसे कोई पार्टी है जो खास करके किसानों की पार्टी मानी जाती है, वो तो गहलोत का सपोर्ट उन्होंने निकाल लिया पिछले 2-3 दिन में। ये जी क्या हाँ जी। साइन है? ये क्या साइन है? तो किसान भी, मैं नहीं मानता कि बीजेपी को वोट दिए, ये किसान कानून को वोट दिए। अभी मेरा ख्याल है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तीन राज्य जो है उनके से उन तक ही ये किसान आंदोलन सीमित है। उसमें से एक बड़ा राज्य राजस्थान है, 25 एमपी भेजता है। अगर वहां किसान आंदोलन के खिलाफ ये वोट हुआ है तो पंजाब और हरियाणा में क्या होने वाला है आपको पता चलता है, पूर्वी यूपी में क्या होगा आपको पता चलता है। क्या इसका अंदाजा, क्या इसका संकेत कांग्रेस नहीं ले पा रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं ले पा रहे हैं कि राजस्थान के
किसान और ग्रामीण मतदाता क्या संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, इसलिए नहीं नहीं, वो तो चुनाव आने से पहले उन्होंने बोला अभी बस करो, बस करो, बात करके मामला खत्म करो। ये अमित शाह के पास आके क्या बोले हो? और बाद में अमित शाह के मीटिंग होने के बाद उन्होंने किसान यूनियन को भी वही बताया कि भाई बोला चाल करो, बात करो और मामला खत्म करो, क्योंकि उनको उसकी सुखबुगाहट थी। और चुनाव का रिजल्ट राजस्थान का बाद में आया। देखिए, शहरी जो इलाका है वहां बीजेपी उतनी नहीं हारी है, जीती है। कांग्रेस उतनी नहीं हारी है जितनी जिला परिषद और तालुका पंचायत में हारी है। तो नगर पालिका और महापालिका के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस उतनी नहीं हारी है और बीजेपी को उतनी बड़ी जीत नहीं मिली है। इसका मतलब ही जो जिला परिषद पंचायत का चुनाव हुआ उसमें किसान कानून को वोट मिला है, क्योंकि बीजेपी किसान कानून लाई और वही सही बोल रही है। तो इसका मतलब कांग्रेस को यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन निकले तो कैसे निकले? पीछे लेना है तो सरकार भी हमसे बात करे। तो सरकार बोलती है कि हम किसी पार्टी से बात ही नहीं करेंगे, हम तो किसान यूनियन से बात करेंगे। अब ये इसमें फंसे। मैंने बोला कि बंदर की धूम अटकी है, तो कैसे अटकी है देखो, कैसे अटकी है देखो। तो इनको शरण जाना पड़ेगा, इनको ही किसानों को कन्विंस करना पड़ेगा, भाई बात करो। अभी जो अमरिंदर सिंह ने शुरुआत की है, कांग्रेस के बाकी नेताओं को आगे आना पड़ेगा। और भाव केंद्र सरकार कह रही है कि भाई एमएसपी पे हम लिख के देने को तैयार हैं, एपीएमसी पर लिख करके देने को तैयार हैं। केंद्र सरकार ने आंकड़े भी जारी कर दिए कि 2013-14 में एमएसपी क्या था अलग अलग जिन्स का, और इस समय क्या है। वो 42% से लेकर के 75% तक की बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में। तो वो मसला तो है नहीं। अब आप 3 कानूनों को पकड़े बैठे रहिए और यहाँ ठंड में कांपते रहिए। दिल्ली की ठंड वैसे भी काफी मजबूत मानी जाती है। तो असल मुद्दा एक्चुअल में इनका क्या है? मोदी विरोध, मोदी से चिढ़। बिल्कुल, तो वही तो है ना, हम 6 साल से देख रहे हैं। अभी देखो, सीएए के मामले में इतना आंदोलन, कांग्रेस तो रास्ते पर उतर के शाहीन बाग का तमाशा कर रही थी, सब कर रही थी। लेकिन राज्यसभा में बोलते हुए कपिल सिब्बल ने खुद मान लिया कि इसमें मुसलमानों के खिलाफ कुछ है ही नहीं। जी जी, बिल्कुल है ही नहीं। तो अभी देखिए कि आपको याद होगा कि दिल्ली में तो किसानी है नहीं, खेती है नहीं, एक सिटी है। संजय सिंह जाके टेबल कर खड़े होकर राज्यसभा में तमाशा करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन तमाशा करते हैं। बंगाल में तो कोई किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ नहीं, तो ये फिर चिल्ला रहे थे बस हम मोदी के खिलाफ है। तो मोदी सूरज सूरज को सूरज बोलेगा तो हम सूरज को चांद बोलेंगे। यही तो नीति है, ये नीति बन गई है ना इनकी, और इसमें ही ये मार खा रहे हैं। तो आपको तो सवाल अपने चंद्रशेखर राव की बोल दी, लेकिन ये चुनाव के पहले, हैदराबाद चुनाव के पहले खुद चंद्रशेखर राव तो मोदी के खिलाफ पूरी देश की अलायंस बनाना चाहते थे। अब क्या हो गया कि शॉल लेके आ गए भाई। तो देर हमारे, मैं पुराने, जब यंग पत्रकार था तो हमारे जो बुजुर्ग थे उनमें से एक बढ़िया बात बोले थे, जब आंख बंद होने का टाइम आता है तब आंख खुलती है। मतलब ये है, आंख खुलती है का मतलब अकल चाल काम करना शुरू कर दिए। लेकिन उस वक्त तो मरने का समय आ गया, आंख बंद करने का समय आ जाता है, तब आंख खुलती है का मतलब क्या है? तो अब जाके ममता की भी हालत यही होने वाली है। सत्ता जाएगी तब उनको पता चलेगा। और भाव हैदराबाद के नतीजे के बाद जिस तरीके से बीजेपी लीडरशिप ने यह दावा किया कि 2023 में हम तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वही एक भय है
हैदराबाद के नतीजे ही एक भय है कि चंद्रशेखर राव अब किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गुडबुक में आना चाहते हैं ताकि उनकी बिल्कुल कुर्सी एनडीए में बची आना रहे। चाहते, वो तो जी एनडीए जी। में आना चाहते, एनडीए पर में आना बीजेपी चाहते उनको। पर, नहीं, क्या पर होता है बीजेपी देखिए, हम्म। एक बात पर ऐसी होती बीजेपी है। उनका सपना पूरा नहीं होने देगी। नहीं, क्यों क्यों आप क्यों देगी? देखो, जब तक आप नीडी है तो मैं आपको एक्सप्लॉइट करूंगा। जब मैं नीडी बन जाता हूं तो मैं आपके सामने हाथ फैलाऊंगा। आज आपने बीजेपी को इतनी बड़ी चांस दे दिया है, तो वो तो अभी काम करेंगे अपनी जगह, आपकी जरूरत ही नहीं उनको। और ममता की भी हालत देखिए, वहां कोई फुरफुरा नाम, शरीफ नाम का बड़ा ये है, यानी उनको 40 या बोलते कि 100 से ज्यादा सीट पर वो प्रभावित कर सकते हैं। वो बोले हम अपनी पार्टी बनाएंगे मुसलमानों की। यहाँ तो जी एमआईएम का वोट बैठा हुआ है। तो उस वोट बैंक पर निर्भर रही ममता की हालत कितनी बुरी होने वाली है देखिए। बीजेपी बढ़ गई है और हिंदू वोट को तो आपने हैरान कर दिया है, और मुस्लिम वोट हाथ से निकल रहा है। तो डेस्परेशन तो आना ही है। वो सिर्फ हैदराबाद से नहीं आया, इनको खुद को पता चलता है ना। अब देखिए, आपको अगर कहीं दुख रहा है, जख्म हो गई है, तो आपको पता चलता है। लोग और मीडिया का बोलते हैं, उससे क्या मतलब है? सही बात हाँ, कह और रहे एक हैं। बात बता दूं, और एक बात बता दूं। देखिए, सब ठीक चल रहा है उसमें, अगर आप कुछ पोलराइजेशन के लिए आप इनिशिएटिव लेते हो, तो उसका दूसरी तरफ से फायदा सामने वाले को मिलता है। आप जिस ढंग का पोलराइजेशन करना चाहते हो, उसकी बिल्कुल उल्टे तरह का पोलराइजेशन दूसरी साइड में हो जाता है। अब देखिए, ममता के खिलाफ जो छोटे छोटे गुट हो गए, ग्रुप्स हो गए, लोग हो गए, वो ममता के खिलाफ है, लेकिन उनको लीडरशिप नहीं थी। तो अब बीजेपी लीडरशिप बंगाल में मिल गई उनको, तो उनके पीछे, बीजेपी के पीछे ये लोग इकट्ठा होते जाएंगे। जो कल तक लेफ्ट फ्रंट के साथ रहेंगे, जो कल कांग्रेस के साथ रहेंगे, जो और किसी के तरफ रहेंगे, लेकिन बोलेगा हाँ, ये ममता को कौन हरा सकता है, उसके पीछे आ जाएगी। तो ममता ने जो जिस ढंग से पोलराइजेशन का ट्राई किया है, तो उससे काउंटर पोलराइजेशन हो गया है। जी जी। जिसको ममता को हराना है या हारते देखना है, उनके लिए एक नई लीडरशिप खड़ी हो गई है, और वो सब उनके पीछे पोलराइज होते जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे। जी जी जी। तो ये पहले से ही होते आया, कोई नई बात है नहीं। नई बात, अब मराठी में हमारे एक बड़ा बढ़िया गीत है कि जगी जैसा कोणी नाही त्यास देव आहे। दुनिया जी में जिसके लिए कोई भी नहीं, उसके लिए भगवान होता है। तो ये जो काउंटर पोलराइजेशन है, वो वैसा होता है। अगर आपकी हेजीमनी बन जाती है, मख्तेदारी बन जाती है, और सामने वाले को लगता है कि मेरे लिए कोई है नहीं, तो जो भी कुछ खड़ा हो जाता है, जो भी कोई खड़ा हो जाता है, उसके साथ वो हो जाता है। यही बिल्कुल सही। उसी ढंग से ममता जीती थी। ममता क्यों जीत गई थी? कि सीपीएम के खिलाफ जितने लोग थे, वो सब पोलराइज होकर ममता के पीछे आ गए। उन्होंने उसी तरीके से बीजेपी को स्कोप दिया कि जाओ तुम काउंटर पोलराइजेशन करो। छोटी छोटी नोटबंदी या बहुत सारे सब्जेक्ट है। बंगाल में तो बीजेपी थी ही नहीं, इनको मोदी के खिलाफ खड़े होने की कोई जरूरत थी ही नहीं। नवीन बाबू को देखो, उन्होंने ओडिशा में मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। अब वो उधर के बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन ऑल इंडिया बीजेपी के खिलाफ कभी खड़े नहीं हुए। बिल्कुल। उनका फायदा उनको मिला। वो 5वीं बार चुनकर है, बढ़िया कुछ काम किया ऐसा आप नहीं बोल सकते नवीन पटनायक ने। फिर भी वो चुनते आ गए, क्योंकि जो आम आदमी होता है, इंसान होता है, कॉमन मैन होता है, वो जल्दी कोई चेंज नहीं करना चाहता। ये एंटी इनकम्बेंसी वगैरह जो बोलते हैं ना हम, वो इंटेलेक्चुअल्स की बात होती है, आम आदमी की नहीं होती। आपका घर कितना ही चलता है ना भाई, चलने दो। अब बिल्कुल बारिश आ गई, बह गया, तो हम नया बनाना शुरू करते।
अगर वैसा नहीं रहेगा तो क्यों खर्चा करे, यही चल रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी किसके लिए हो? इंटेलेक्चुअल्स के लिए। तो ममता ने खुद ही एंटी इनकम्बेंसी पैदा की, इतना लोगों को कटमनी है, गुंडागर्दी है, ये इतना कर दिया है कि उसके कारण ही ये पोलराइजेशन हो गया। और जो जरूरी नहीं था, अब देखिए पंजाब में, हम दूसरी जगह आके पंजाब में देखें तो पंजाब ने अकालियों ने खुद होकर बीजेपी से तो नाता तोड़ लिया, यानी कि जो अकाली आप और कांग्रेस है उसमें एक चौथा एंगल आ गया। बीजेपी लास्ट 30-40 इयर्स में कभी अकेली लड़ी नहीं थी, इस बार उनको सख्ती से अकेले लड़ना पड़ेगा। तो उनको समझ में आया कि अपनी ताकत कहां है और कितनी है। बिल्कुल, अकाली दल ने उनको। और एक बात बता दूं, अगर अगर देखिए इन्होंने सीपीएम को देख लिया, आपको देख लिया, बीएसपी को देख लिया, ऐसा जो क्लास है वो बीजेपी के पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस में नाराज है, अकालियों में नाराज है, वो सब बीजेपी में पोलराइज होते जाएंगे। तो हम संघ इतना सब ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं मानता हूं संघ के पास संगठन कौशल है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल लगता है वो तो ये सप्लाई कर रहे हैं ना। बंगाल हो या तेलंगाना हो, उसमें आरएसएस ने कच्चा माल तो आपने दिया है, इनके पास मशीन है उसको ऑर्गेनाइज करने की। लेकिन कच्चा माल अगर नहीं रहेगा तो मशीन काम नहीं करेगी। तो देखिए पंजाब में भी बहुत भारी बदलाव आएगा। भाव, कोई भी छोटा बड़ा आंदोलन जब शुरू होता है और अगर उसकी लीडरशिप थोड़ी सी चौकन्ना है, समझदार है, रणनीति बनाना जानती है, तो उसको पता होता है कि आंदोलन को कहाँ विड्रॉ करना है, किस बिंदु पर विड्रॉ करना है। पर अगर आपने अपने आंदोलन की बागडोर किसी और के हाथ में सौंप रखी है और वहां से आपको इशारे किए जा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब आंदोलन के दिशाहीन होने की भी आशंका बढ़ जाती है, लंबा चलने की भी आशंका बढ़ जाती है। और अल्टीमेटली जो अब दिखाई दे रहा है, कई संगठनों ने अपने आप को अलग कर लिया है। कई संगठन आकर के होम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से, कृषि मंत्री से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस कानून के समर्थन में हैं, इसको अगर आप विड्रॉ करेंगे तो हम प्रदर्शन करेंगे फिर। तो ऐसी स्थिति में क्या ये लोग बुरी तरह फंस गए हैं? आंदोलन वापस भी लेना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। देखिए एक बात बोल दूं, थोड़ी अलग सी है। 30 साल से हम ये जो उग्रवाद है देख रहे, वो सरकार उसके सामने झुकती नहीं, उसको झुका देती है। तो क्यों झुका देती है? क्योंकि सरकार के पास लड़ने वाली जो सेना है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, आरएएफ है, बहुत सारे, पुलिस है, गवर्नमेंट मशीनरी है, वो तो सब उनकी ड्यूटी ही यही काम करना है। जी। अगर आप अपना काम छोड़कर आंदोलक बन गए तो आप ध्यान में रखें कि आप कितना सस्टेन करें, क्योंकि आपका वो काम है ही नहीं। जी। देखो स्कूल में हम जब थे, अभी भी चलता है कि भाई स्कूल का गैदरिंग है, कुछ फंक्शन है साल का, तो हम एक ड्रामा बनाते हैं, एक 15 दिन ये करते हैं और पेश करते हैं। रोज उठकर ड्रामा करने नहीं जाते हैं स्कूल, हमको तो स्टूडेंट है, हमको पढ़ना है, तो वो छोड़कर हम इसमें नहीं जाते। उसी ढंग से कोई भी आंदोलन हो वो कम से कम समय तक चलना चाहिए और पहले तय करना पड़ता है कि कब शुरू करेंगे और मैक्सिमम कहां तक जाएंगे। तो हमको तय करना पड़ता है कि भाई 15 दिन चला सकते हैं तो भाई 7वें दिन तक हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, और लंबा बढ़ गया तो 8वें, 10वें, 11वें दिन तक पूरा हो जाए, क्योंकि आपकी ताकत कम होती जाती है, सरकार की नहीं कम होती। आप जब आंदोलन शुरू करते हैं तो 4-5 दिन गवर्नमेंट आपके तरफ मुड़कर भी नहीं देखती, लेकिन आपका तो खर्चा चालू है, आपकी तो ताकत खर्च हो रही है। तो 15 में से 5 दिन तो आपके ऐसे ही निकल गए कि आपके कोई दखल ही नहीं ले रहे, तो बचे 10 दिन जो मैक्सिमम है।
उसमें से सरकार बोलती है हाँ सर थोड़ा बात करेंगे, ये करेंगे, कुछ पानी चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, उसमें 7 8 10 दिन चले गए, तो बचे कितने दिन? आप सस्टेन कितने दिन करेंगे? देखिए पाकिस्तान को लोग बोलते हैं, हमको बोलने में कोई जाता नहीं, हम बैठेंगे बात करेंगे, कह रहे 15 दिन में तो हम पाकिस्तान पूरा खत्म कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को हम 15 दिन में हरा सकते हैं, इतना हमको बोलने में आपको और मुझे तो आसानी है। लेकिन जब ये आर्मी के लेवल पर, वॉर लेवल पर जाता है, तो वो बैठे हुए सेनानी रणनीति हिसाब कर लेते हैं कि भाई इसमें कितना नुकसान होगा, कितना खर्चा होगा, और हम कहां तक जाएंगे। हाँ भाई हम 15 दिन तक वॉर चल सकता है, और 15 दिन में खत्म नहीं हुआ तो ये उनको सोचना पड़ता है। इसलिए हाँ चलो शुरू करो, ये इतनी आसान बात नहीं होती। आंदोलन भी एक तरीके से लड़ाई है, वॉर है, तो उसमें इसलिए तय करना पड़ता है कि हम कितनी लंबी ये लड़ाई खींच सकते, तो उसी ढंग से डे टू डे उसका आकलन करना पड़ता है। अच्छी बात इसमें बात ऐसी है कि आंदोलन कौन कर रहा है किसको पता नहीं है। इसमें कुछ मैंने सुना, कोई बोलता है 25 संगठन है, कोई बोलता है 150 संगठन है, कौन सी है उनका एक लीडर है, नहीं है। तो सरकार बोलेगी चलो चौधरी जी आओ आपके साथ बात करेंगे, फिर आपके तरफ मुड़ कर नहीं देखिए, बोलेगी भाऊ के साथ बात करो, भाऊ छोड़ो और बोलेगी अमित शाह के साथ बात करो, उसको छोड़ो और बोले केजरीवाल के साथ बात करो। तो आप लटके रहे 4 दिन, आपके तो निकल गए 4 दिन। तो आप देखिए एक बात बोल दो, 74 में इंदिरा गांधी ने 75 में इमरजेंसी लाई, वो डेस्परेट हो गई थी, क्योंकि 74 में पहली बार जॉर्ज फर्नांडिस, रेलवे मैन की जो 30-40 यूनियन थी उनका फेडरेशन, उसके चेयरमैन बने, और उन्होंने तय किया कि देश में पूरा रेल का चक्का जाम करेंगे, और एक दिन में उन्होंने करके दिखाया था। चक्का जाम ये शब्द ही वहां से शुरू हो गया। जी जी बराबर है। तो उन्होंने तय किया था कि इतने दिन चल सकता है, तो आखिर में उनको पकड़कर यूनियन के एक एक लीडर थे उसमें कच्चे कौने, उनको पकड़कर इंदिरा जी ने उनको इतना हैरान करके वो पहले सरेंडर हो गए। अभी देखो मुंबई में ट्रेन है, दिल्ली में या और कोई जो लोकल ट्रेन है या बड़ी ट्रेन है, उसके जो मोटरमैन रहते हैं, गाड़ी चलाने वाले, वो तो अच्छे वाले और अच्छी जिंदगी जीने वाले, उनको पकड़कर हमारे यहाँ वो मुझे नाम नहीं उसका याद, वो उनका लीडर था यूनियन का, उसको पकड़कर 12 घंटे अंदर रखा, पानी तक नहीं दिया, वो तो सबसे पहले सरेंडर हो गया, और दूसरे दिन लोकल ट्रेन चालू हो गई, खत्म। तो ये ध्यान में जॉर्ज को ये मालूम था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि एक कम से कम एक दिन पूरे देश की रेल बंद हो गई थी। तो उससे इंदिरा जी इतनी डेस्परेट हो गई कि आगे चलकर इलाहाबाद का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद वो इमरजेंसी तक चली गई। लेकिन उस के साथ हम कैसे लड़े, एक फेडरेशन के चेयरमैन होकर एक आदमी था बोलने वाला, उसमें उस समय के कम्युनिस्ट लीडर डांगे भी कुछ बोलना चाहते, लेकिन जॉर्ज ने जेल से फतवा निकाला कि बोलूंगा तो मैं बोलूंगा और कोई बोल नहीं सकता। सही बात। तो एक लीडर चाहिए, वो उसीलिए चाहिए, और इसमें तो जो है वो लीडर है। इनकी तो हालत जनता पार्टी जैसी हो गई, जनता पार्टी या जनता दल में जितने लीडर है उतनी पार्टी है, और जितनी पार्टी है उतने लीडर है। किसान आंदोलन की हालत वैसी है, इसमें एक लीडर है नहीं, इसलिए ये आंदोलन चलेगा। अब अभी देखिए एक एक करके उसमें से बाहर निकलेगा तो बचेगा कौन, बचेगा कौन। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और इस मुद्दे पर भी, तेलंगाना पर भी, पंजाब की राजनीति पर भी, बंगाल की राजनीति पर भी बहुत समसामयिक अंदाज से जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उस पर हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास किया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।